हेलो। हेलो सर। जी, वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, आई कैन हियर यू। अभी हमारे साथ दो लोग हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले बीएन जी से शुरू करते हैं। सर, मी? यस। या, दिस इज बालाजी फ्रॉम चित्तूर, श्री लक्ष्मी नारायण इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन वी आर रनिंग सर। एंड इंग्लिश जी आप बताइए। मेरा नाम इंग्लिश कुमार है। मैं जी। जांजगीर चांपा और छत्तीस सन 2012 से एनजीओ के साथ जुड़ करके अवेयरनेस कार्यक्रम में सहभागिता दे रहा हूँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का जो हमारा ये सेशन है, ये हम लोगों का सेशन इसलिए करते हैं ताकि आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपनी एनजीओ से रिलेटेड, उसको मैं फेस टू फेस सॉल्व कर पाऊँ। जैसा कि अभी बीएन जी ने बताया कि वो चित्तूर से हैं, तो वो पॉसिबली हम लोगों के ऑफिस आकर के मिल नहीं सकते हैं। इंग्लिश जी हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं, है ना? तो इतना हम लोगों को आकर जी के लाइव मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको हमने थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको डिजिटल किया है। ठीक है, तो अभी आज के जो सेशन है, इसमें आप मुझसे वन बाय वन करके, एक एक करके, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हो अपनी एनजीओ से रिलेटेड, आप क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको कुछ अच्छे सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे 12 जी है, हम्म। इसमें पिछले समय में मैं ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया हुआ था। ओके। इसमें प्रोविजनल कुछ ईमेल में आया हुआ था। जी। तो सर, इसमें अभी अभी फिर कुछ यूट्यूब में सुनने को मिला कि कुछ और इसका सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा। तो सर, इसी में काम चलाना पड़ेगा, इसी में संतुष्ट होना पड़ेगा कि कुछ और प्रक्रिया है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे? देखिए, अगर आप 1280G की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट लाया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि 2020 में जो फाइनेंस बिल आया था हमारा, है ना, उसको अमेंड करके इनकम टैक्स को अमेंड किया गया था, जिसमें 12A में ए बी को ऐड किया था। मतलब 12A जो सेक्शन है उसमें ए बी ऐड किया था, है ना? 12A को हटाया, रिप्लेस जी। किया गया था। तो उसमें अभी का जो प्रोसेस है, अभी आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल के लिए नई एनजीओ को, और जिनका रिन्यूअल होता है उन्हें 5 साल के लिए मिलता है। ठीक। अभी जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन वो मिल गया है, उनको वही रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, उसी पे उनको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है। अभी आप अगर कहीं से कुछ ओके सुन सर। रहे हैं या ऐसा कुछ भी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल गजट अभी नहीं आया है। अच्छा सर, मैं एक चीज सोच रहा था आपको पूछूं बोल के। एग्जाम्पल के सर, एक एनजीओ को सक्षम होने के लिए रियली में कहाँ कहाँ से उनको मान्यता लेना चाहिए, या कौन कौन साइट पे जाकर उनको रजिस्टर्ड करनी चाहिए अपनी एनजीओ को? ओके, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी एनजीओ को आपको आगे सक्सेस करना है, तो कहाँ कहाँ से एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन जी आपके पास होना चाहिए, है ना? जी जी देखिए, जो जी मैं सर। ये नहीं कहता हूं कि आपकी जो एनजीओ होती है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन से सक्सेस होती है। ठीक है, वो एक बेसिक हमारी फाउंडेशंस होती है, ताकि आप उन्हें लीगली काम कर सके अपनी एनजीओ में। अगर आपको एनजीओ को सक्सेस करना है, तो आपको उसमें काम करना पड़ता है। बेसिक सा एक फंडा है, समझ रहे हैं ना? अगर अगर सिर्फ जी रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन या जी सर्टिफिकेशन कराने से कोई संस्था सफल हो जाती, तो शायद सभी लोग कर चुके होते हैं। हाँ, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे आपका 1280G होता है, ठीक है, फिर आईएसओ हो जाता है, जी कॉपीराइट आप करवा सकते हैं, जी ट्रेडमार्क आप करवा सकते हैं, है ना? तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये तो बहुत ही बेसिक होते हैं, ये तो होना ही चाहिए हर संस्था के पास। वो वो क्यों होना चाहिए? अब जैसे आप 1280G की बात करते हैं, 1280G में क्या होता है, इनकम टैक्स से रिबेट मिलता है। क्या बिना इनकम टैक्स की रिबेट के आप काम कर पाएंगे सोशल चैरिटेबल में, अगर आपको टैक्स ही देना पड़ेगा सारी चीजों पर? मुश्किल है ना? और 80G अगर आपके पास नहीं होगा, तो सामने वाला डोनेशन देने से पहले सोचेगा कि मेरा क्या फायदा है। ये जी तो बेसिक हो जाता है। अब हम लोग आईएसओ की अगर बात करते हैं, तो आईएसओ आपकी ब्रांडिंग के लिए होता है कि आपकी संस्था इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाई की गई है ना? कॉपीराइट जी आपके नाम को रजिस्टर्ड करता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना कर सके। ट्रेडमार्क आपके लोगों को रजिस्टर करता है। तो ये कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ये तो आप करवा सकते हो कभी भी। कभी भी आप एनजीओ स्टार्ट करो, तो 1280 तो नई संस्थाओं को भी मिल जाता है ना? जी हाँ। This 1280G is registration code. I mean, I can speak in English. Are you okay? इट्स नो प्रॉब्लम। This is easy for me.
So for everyone who are registering with the 12A ATG, they are giving the provisional certificate, or they are giving any restriction for that? नो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई भी उसमें आप कह सकते हो कोई भी लिमिट नहीं है, कोई बार नहीं है। ओके Okay. हाँ, अगर आपको प्रोविजनल, इफ यू गेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दिस दैट विल बी वैलिड। ओके, मतलब आपके लिए वो मान्य होगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, एक प्रोसीजर है। समझ रहे ना क्यों दिया जा रहा है? उसके भी पीछे भी रीजन है। देखिए, अभी होता ये था ना, जब 12A ATG आप लेने जाते थे तो इनकम टैक्स में आप जा रहे हो, वहां पे देखा जाता था कि भैया 3 साल पुरानी आपकी प्रोफाइल क्या है, आपसे मांगा जाता था ना सारी चीजें। तो उसमें होता ये था कि वहां पे इश्यूज आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि नई अगर एनजीओ से पता नहीं होता है कि करना क्या है, क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, कहाँ से बिल वाउचर लाएं, किसी को नहीं पता होता था। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी थी और एनजीओ को लगता था 12A ATG मिलना नामुमकिन है ना। उस चीज को रिप्लेस करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, ताकि थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आपको ढील दे दी गई यहाँ पे, थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिबेट मिल गई, रिलीफ करने के लिए। हाँ, आप लोगों को ये रिलीफ मिल गया कि अब हम लोगों को भैया इतना मेंटेन नहीं करना है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जो 3 साल के लिए आपको मिला है उसमें आप काम करो, अच्छे से आप उसको प्रोसेस करो। पहले आप ये कहते थे ना हमारे पास 12A ATG ने कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, आपको दिया, अब आप काम करो। ये चीज हुई है, समझ रहे हैं ना? Now your headache, yeah. Yes. Right. So, in additional to this full ATG, any other registration has to be done, sir? I mean, any compulsory registration is anything needed? देखिए, अगर आपको 12A ATG मिल जाता है तो इनकम टैक्स के लिए मेन हमारा पर्पस होता है। आप इनकम टैक्स में 12A और ATG से फ्री हो जाते हो, उसके अलावा आपको कोई एडिशनल जरूरत नहीं होती है। So one more thing, sir, is state, I mean, this is simple thing, I mean, state NGO है ना, वो नेशनल NGO को कन्वर्ट कर सकते हैं? I mean, is it possible? सोसाइटी या ट्रस्ट? Society. Is सोसाइटी it possible to convert a state NGO into a national NGO? आप कर सकते हो। देखिए, इसका क्या प्रोसेस होता है, एनसीटी जो हमारा दिल्ली में रजिस्टर्ड होती है ना, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, एक थोड़ा सा टफ प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 7 स्टेट्स के मेंबर चाहिए अलग अलग। ओके, फॉर एग्जांपल, एक मेंबर आपका यूपी से हो, एक दिल्ली से हो, एक मध्य प्रदेश से हो, एक आपके वहां से चल जाएगा, एक छत्तीसगढ़ से भी चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपका अलग अलग होना चाहिए। Okay. And can be society can be converted into Section 8. Is it possible society can be converted like process available? नो, बट अगर आप कन्वर्ट कर भी लेते हो तो आपको वो राइट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो अभी आपके पास है। सीनियरिटी अभी आपको मिली हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल, आपने 2010 में अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड की है और 2021 में चल रही है, तो ये 11 साल कंप्लीट हो गए आपके। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे सेक्शन 8 में या किसी में, तो ये अभी नई एंटिटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्ट बदल, हाँ, ये न्यू एंटिटी फिर मानी जाएगी। आप कन्वर्जन अगर करते हो तो आप पुराने जो आपको सीनियरिटी मिली हुई है अपनी एनजीओ में, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। यस। और सर, अगला प्रोसेस तो भाई आपका यूट्यूब वीडियो बहुत सारा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, देख लेता हूँ। He is telling everything is available in YouTube. You have given everything in YouTube. I'll watch there. He is telling. Okay. So you have made a process very simple. So there is no much complication. He is telling that. It's simple. बट अभी आप लाइव पूछ सकते हो यूट्यूब पर, आप मुझसे लाइव नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हम जैसे कि 2012 से रियलिटी में हम जमीनी स्तर में कर रहे हैं सर। और टोटल में घर घर डोर टू डोर जा करके और कुछ लोगों से संपर्क करके टोटल में चंदा से काम करता हूं सर। तो इसमें एनजीओ में सर बहुत सारा बाधाएं आ रहा है। इसमें जिस उद्देश्य के लिए मैं करना चाह रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि समाज कल्याण में जाते हैं सर, वहां एक लाइन से बोल देते हैं कि एनजीओ के लिए कोई वर्क नहीं है। तो मैं चाहता हूं सर कि ऐसा कुछ बैक सपोर्ट मिले जिसे हम अपने एनजीओ को माध्यम से अपने फोकस से उद्देश्य जिस प्रेरणा से हम काम करते हैं सर, वो प्रेरणा से काम नहीं होता। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोग डालते हैं सर, नहीं के समान होता है उसमें, बल्कि और हम लोगों का मनोबल टूटता है। सीएसआर में कहा जाए तो सीएसआर की स्थिति ऐसा है सर कि हमारा दस्तावेजान कंप्लीट है मेरा, और आप ही के आशीर्वाद से बहुत सारा कुछ मैं करवा भी लिया हूँ। फिर भी सर कोई भी प्रकार से चंदा के छोड़ या नीचे में हम जो कलेक्शन कर रहे हैं उसके छोड़ कोई भी रीति से सहायता नहीं मिल पा रहा है।
जबकि हर साल का मेरा ऑडिट भी है और एनुअल रिपोर्ट सब कुछ सर मेरा कंप्लीट है। हाँ। काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ सर कि एनजीओ ग्रोथ हो, लोग जान पाए? देखिए, जैसा कि आपने अभी बोला ना कि क्या क्या कर सकते हैं ऐसा कि एनजीओ का ग्रोथ हो, तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं लोग। जी। प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन भी आप ही के पास होता है। जैसे अभी आपका क्राउड फंडिंग वाला वर्क चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व जी। कर देगा कि आप डोर टू डोर जाते हैं फिर चंदा कलेक्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये आपकी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। और दूसरी चीज रही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें आप अब हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम लोग पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सके। थैंक यू सर, जी। थैंक यू सर। ये जो सीएसआर होता है हम्म। या एफसीआर मेरे एनजीओ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है सर? इसको कराना कितना आवश्यक, क्या आवश्यकता है कि इसको नहीं कराने से मुझे क्या नुकसान हो सकती है? सीएसआर, अच्छा एफसीआरए, एफसीआर। ओके। एफसीआरए का मेन मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये इसका नाम है ना? क्यों होता है? जी। हाँ, विदेशी चंदा अधिनियम जी। जिसे हम लोग जी। कहते हैं। सीआरए जो जी। हमारा होता है, ठीक है ना, एफसीआरए में हम लोगों को क्या होता है कि फॉरेन से जो कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी डोनेशंस आती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है। भारत सरकार है, हमारा गृह मंत्रालय है, वहां से हमें परमिशन लेना होता है कि भैया अब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ डोनेशन लेना चाहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे भारत के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, देखिए दो तरीके की एनजीओ होती हैं, एक होती हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रही होती है, और एक होते हैं जिन्हें सिर्फ पेपर चाहिए होते हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट कलेक्शन का शौक होता है, जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि आप काम करते हो ग्रास रूट पर, तो एफसीआरए में एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे आ जाते हैं, है ना? तो उन एक्सपेंसेस को देख करके अगर आपको लगता है कि आप फॉरेन के साथ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, कोलैबोरेट कर पाओगे फॉरेन कंट्रीज में, या वहां से डोनेशन ले पाओगे, तब तो आपके लिए एफसीआरए ठीक है। अदरवाइज आप सोचते हो कि सिर्फ एफसीआरए लेने से फॉरेन फंडिंग आने लगेगी, तो थोड़ा सा वहां पे टफ हो जाता है। आपके लिंक होने चाहिए। जी। हाँ, जैसे अब कुछ फाउंडेशन है, फॉर एग्जाम्पल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हमारे इंडिया का है ना, रिलायंस फाउंडेशन आपने सुना होगा, तो ये सब सीएसआर निकालते हैं। ऐसे ही जो फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे विलियम फाउंडेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा फिलहाल ज्यादा यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो लोग भी हाँ एफसीआरए फंडिंग निकालते हैं वो लोग, है ना, फॉरेन फंडिंग, ताकि अदर कंट्रीज को वो लोग डोनेट करें और उनका डेवलपमेंट हो सके। एफसीआरए अगर होता है तो आप उन प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कहते हैं एक रास्ता और खुल जाता है आपके लिए, तो एफसीआरए वहां पर आपका काम आ सकता है। अदरवाइज अगर आप सोचो कि सिर्फ एफसीआरए लेने से आ जाए तो नहीं होता है, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपने एक और, कहते हैं ना, हाथी को पालना मुश्किल होता है। एफसीआरए इज अ बिग थिंग। अगर आपकी एनजीओ उस लेवल पे नहीं है तो एफसीआरए आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। मेंटेन करना सर क्या है कि सर क्या है कि हमारा जो एनजीओ है वो एनजीओ काम करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज समेटने में काफी कमजोर रहा। हम लोगों के पास 12A 80G ISO ये सब नहीं रहा था, ये सब का भी करवा रहे हैं। तो मैं सोचा कि एफसीआरए जैसे कि सर हम लोगों का यूनिक आईडी उसमें नीति आयोग से है, तो नीति आयोग में जब सर हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिक वो साइड में पता चलता है कि होने के बाद लिंक मिलता है, का सपोर्ट नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजों को मिलता है। तो मैं सोचा कि यदि एफसीआरए करने से भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए एफसीआरए करने से होता है, मैंने आपको बताया ना। देखिए अभी इंडिया के जब आप प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, हमारे भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना, समय लगता है ना उसमें भी। एफसीआरए उससे ऊपर की चीज है। फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ। चलिए मान लीजिए आपने एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपने विलियम फाउंडेशन में एफसीआरए लेने के बाद प्रोजेक्ट लगा लिया, ठीक है जी। अब यूएसए से आपके पास फोन आया कि 3 दिन में कैलिफोर्निया चले आइए जी, ठीक है, तो क्या आप उस मीटिंग को अफोर्ड कर पाएंगे स्टार्टिंग में अगर आपकी एनजीओ नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि शायद यूएसए जाने में ही आपके 2-3 लाख रुपए एक्सपेंस हो जाएंगे। दिक्कत है ना? तो अपनी एनजीओ को पहले उस लेवल पे ले जाइए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके लिए आसान हो जाए।
Sir, for FCORA, is there any minimum turnover? Any restriction is there? I mean, I'm asking general question. Yeah. इफ देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टर्नओवर क्राइटेरिया इनका था कि 10 लाख रुपए का पहले कहते थे 3 साल में होना चाहिए आपके पास, Okay. ठीक है, जो गाइडलाइन थी। अब अमेंडमेंट आ गया, अब जानते हैं हम लोग की गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती रहती है टाइम टू टाइम, तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हो 3 साल में, यानी कि 5 लाख रुपए साल का टर्नओवर आपका हो अगर आप FCRA लेना चाहते हो। Okay. So 15 lakhs is minimum. 15 लाख मिनिमम टर्नओवर। सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं, आजकल लोग ये बहुत करते हैं कि अकाउंट में टर्नओवर हो आपके कम से कम। Account में turnover होना चाहिए. Okay. Right. बहुत मिनिमम है, बट अगर आप काम करते हो 5 लाख इज बहुत ही ज्यादा, मतलब मिनिमम आप कह सकते हो टर्नओवर है, बट काम करने वालों के लिए बहुत कम है और जो नहीं करते उनके लिए बहुत ज्यादा है। Yes. And when it comes to CSR, only it is restricted in North India. Why it's not coming to South India, sir? Much CSR projects. I'm asking general question. No, it is not restricted. The preference depends on the preference of the companies Yes. who launch Okay. these kind of CSRs. But it should reach everybody. It's a pan-India organization. Means if you are pan-India, they tell pan-India, but it's not coming pan-India. It is only a North India. That's the issue. That's the thing. I mean, Actually- whatever we see, major it is coming to North India part only. That's why I'm asking you. Okay, नहीं Like, ऐसा नहीं होता है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो CSR आ रहे हैं ना, वो अभी लेटेस्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का भी 3 अगस्त को एक CSR निकला हुआ है, ठीक है, वो पैन इंडिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, आप उसको ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। Yes. Ajit Prabhu. Yes. वो It's, जैसे good अभी talk. बहुत सारे, हाँ, तो अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी आने वाले हैं। एक्चुअली कोविड ने जो सिनारियो था ना, वो बदल दिया पूरा, शिफ्ट कर दिया। So what is the general criteria they see for CSR, sir? I mean, for funding CSR funding, generally what are the criteria they will be seeing companies? अगर हम लोग बेसिक किसी भी CSR की बात करें, छोटे CSR की चलिए बात करते हैं, ज्यादा बड़े पे नहीं जाते हैं, 10-5 करोड़ पे नहीं जाते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज 12A आपके पास होना चाहिए। सेकंड है CSR 1 का रजिस्ट्रेशन। Okay. फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट्स लास्ट 3 इयर्स का, यानी कि 3 साल पुरानी संस्था होनी ही चाहिए। बहुत सारी नई संस्थाएं कहती हैं, बट उनके लिए वो CSRs होते नहीं, ठीक है। हाँ, मिनिमम 3 इयर्स आपके NGO होना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जिसे हम फंडिंग दे रहे हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट रन करने के लिए मौका दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। Okay. हाँ, So major preference is given on which sector, sir? Generally, like education or health, or which sector they are giving much preference now? in present scenario, you can say they are focusing on health sector. As of now, yeah. Due to COVID, right. Yeah. So which companies are funding majorly, sir? May know that, and like CSR major companies which are funding for health, may know which companies are doing like फॉर generally. एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि रिलायंस फाउंडेशन है, ठीक है, अजीम Okay. प्रेमजी फाउंडेशन ने भी कोविड के लिए प्रोजेक्ट निकाला था, और आपका मतलब मेजर बहुत, जैसे सिडबी का भी स्वावलंबन चैलेंज फंड आया था, है ना। Okay. हाँ, तो उनका मेन पर्पस ये था कि जो लोग पिछड़ गए हैं इन अभी कोविड के दौरान में, तो उन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि Like कोविड they are giving. कोविड की Yeah, tell वजह me. से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया था। Okay. So government, one more question I want to ask this regarding this MSME. Government is providing lot of provisions for MSME, sir, right? So MSME is giving preference for private organizations, or only for private organizations, or also NGOs they are giving support? I want to know. MSME का जो आप कह सकते हो बेस है, वो NGO ही है। Okay. अगर आप बात करो MSME के कुछ छोटे या स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट की, तो स्फूर्ति का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, स्फूर्ति, है ना। Yes. तो उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ाना। जैसे SSGs हम लोग जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, है ना। हाँ, तो उनका जो मेन पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि जो उद्योग होते हैं या घरेलू उद्योग आप कह सकते हो, छोटे छोटे मतलब जो काम है, वो सभी NGO, हाँ, वो सभी NGO के बिहाफ पे चल रहे हैं। तो MSME जरूर, देखिए
उन्होंने ये प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल भी उसे कर सकता है, बट अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, तो इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है ना, तो वहां पे उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। Okay. So for MSME, as of now, any projects available, sir? I mean, like ongoing projects, anything available as of now, as per the latest government और amendments? एमएसएमई वैसे टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स अलग निकालते हैं, बट इसका जो मेन पर्पस है एनजीओ के लिए, अगर आपको सपोर्ट जो देते हैं वो स्फूर्ति के अंडर में देते हैं। स्फूर्ति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ, जिसमें 2.5 करोड़ और 5 करोड़ की फंडिंग होती है, जिसमें उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 10% आप अपने पास से लगाएंगे, यानी कि अगर 2.5 करोड़ मिल रहा है तो 25 लाख रुपए आप अपने पास से देंगे, और 5 करोड़ मिल रहा है तो 50 लाख रुपए का आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन देंगे। Okay. CSR के संदर्भ में कि बहुत सारे सर आज एनजीओ को क्या बोलना चाहिए, नस को तोड़ना या एनजीओ को बर्बाद करने में सबसे काम ज्यादा होता है CSR के फ्रॉड में। हाँ, सही कह रहे बहुत सारे सर कहीं न कहीं से फोन करते हैं, बोलते हैं कि CSR फंड आपको देंगे, आप कुछ 10% मांगते हैं, कोई बोलते हैं कि CSR फंड होने के बाद देना है आपको, लेकिन डे टू डे के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का चार्ज ले लेते हैं 20,000 25,000। तो सर मैं इसको हम जो गांव में है, लोकल जो एनजीओ चला रहे हैं जमीनी स्तर पर, हम कैसे जाने सर कि सामने वाला फ्रॉड की सही है? क्योंकि सर मेरे ही साथ में थे, जिनके साथ 2-3 बार ऐसे कुछ बड़े बड़े घटना हुआ जिसके कारण आज एनजीओ का तहस नहस हो गया है। तो हम कैसे मतलब सामने वाला को, जैसे कि आपसे सर पहले बार जब हमारा बातचीत हुआ और आप हमें जिम्मेदारी दी, हम आपको जिम्मेदारी दिए थे, एक विश्वास से शुरू कि आप सही थे तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों में सर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो इसके विषय में हम कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला ऐसा सही है कि गलत है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ रहा है डेली कम से कम 2 ईमेल्स। जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डेली कम से कम मेरे मोबाइल में सर 5 व्यक्ति का फोन आते होंगे दिल्ली से। दिल्ली से, ये आप नहीं बता रहे हैं, ये शायद मुझे लगता है कि मुझे 100 से ज्यादा कॉल्स आते हैं और मुझे 100 से ज्यादा एनजीओ पर डे बताते हैं। तो इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचे सर? देखिए, इसका एक सीधा सा उपाय यही है कि पहली चीज आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि सामने वाला जो पर्सन है, जो आपको गारंटी ले रहा है कि भैया 2 करोड़ रुपए तुम्हें दिलवा देंगे, ठीक है, वो कितना भरोसेमंद है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके पास कॉल आता है, सिर्फ कॉल पे आप मान लोगे कि ये हमें 2 करोड़ रुपए दिलवा देंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं मानेंगे ना। इनकेस चलिए थोड़ा सा ट्रस्ट कर भी लेते हैं, तो आप उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे कौन है जी। और CSR की, अगर कोई व्यक्ति CSR का नाम ले रहा है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जानते हैं, CSR कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है जो हर व्यक्ति आके आपको दिलवा देगा आपके एनजीओ में, जी, है ना। वो कंपनीज के हाथ में होता है। अगर जब तक वो कंपनी के CEO या फाइनेंस मैनेजर या उनका कॉल नहीं आता है आपके पास, तब तक तो मैं कहता हूँ आपको यकीन ही नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति CSR दिला देगा आपको, है ना। देखिए, अप्लाई करना, प्रोजेक्ट सबमिट करना एक डिफरेंट चीज है। अगर आपके लिए कोई कह रहा है कि भैया हम दिला देंगे, 1 लाख रुपए दे दो, सीधी सी बात है, वो लेके गायब हो जाने वाला है कि नहीं? ठीक सर, थैंक यू। हाँ। इस चीज को पहले आप बेसिक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से। सर का एनजीओ में कितना उपयोग है या कितना में आवश्यकता है? कौन से सॉफ्टवेयर? आवाज नहीं जा रहा है क्या सर? हाँ, कौन सा सॉफ्टवेयर बता रहे हैं? अभी क्या है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं कि इनको डेली वर्क का सर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसका रजिस्टर मेंटेन रख रहा हूँ, उसका फोटो रख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों में मैं देखा हूँ कि CSR में 1-2 जगह प्रोजेक्ट डालने की बात आया तो बोले कि डे टू डे सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें डेली फोटो अपलोड हो, जिसको हम ऑनलाइन देख सकें, चेक कर सकें। तो ये कितना आवश्यकता हो सकता है सर? रियली में हमें ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट बना लीजिए अच्छी सी, ठीक है, उस पर अपडेट कीजिए, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी CSR कंपनी नहीं कहती है कि आप अलग से सॉफ्टवेयर परचेज करो या ऐसा कुछ करो। आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो उन्हें अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो, सोशल मीडिया पे पब्लिश करो, वो लीगल प्रूफ मानी जाती है।
ट्वीट कर सकते हो, ट्विटर पे आप पिक्चर्स अपलोड करो, फेसबुक पे करो, सब प्रूफ है वो, है ना। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या होता है ना, लोग गजट भी नहीं दे पाते हैं, प्रेस रिलीज नहीं कर पाते हैं ना, तो उसका एक अल्टरनेट है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, समझ आता है। तो उनके खुद के बनाए हुए कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑनलाइन वेब पोर्टल्स होते हैं, वहां पे उनकी आपको एक्टिविटीज अपडेट करनी होती है कि भैया आज हमने ये प्रोग्राम किया, ये रहे फोटोज, समझ रहे हैं, वो रिपोर्टिंग होती है, वो डेली रिपोर्टिंग कहते हैं उसे। हाँ, पहले आपको ऐसा कुछ मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर की कोई नीड नहीं। No problem. It's going good. Hello. Okay. And regarding this 12A80G, now it has been compulsion for CSR, sir. Hello. हाँ, Can you बताइए। hear me? Yes, Yeah. yes. I mean, is there existing companies which are giving without 12A80G also? I mean, any companies or funding without 12A80G? फॉर एग्जाम्पल सिडबी SCF फंड, आपने जो प्रोजेक्ट आपने अभी अप्लाई किया है सिडबी का, उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो रीजन होते हैं, वो एक तरीके का CSR ही है। क्यों है? क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहा है। अगर कोई भी स्कीम इनोवेटिव प्रोग्राम, इनोवेटिव का आप लोग मतलब समझते होंगे कि जो नए यूनिक आइडियाज होते हैं, है ना, उनको अगर प्रमोट कर रहा है तो वो CSR की कैटेगरी में आप उसे रख सकते हो, है ना। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन मेन ये है कि ऐसी कोई कंपनी है जो बिना 1280G के CSR देती है? हाँ है। जैसे 2020 में रिलायंस फाउंडेशन ने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए फंड निकाला था 2 करोड़ रुपए तक का, वो ही आप एग्जांपल में ले लेते हो। ये टोटली उन कॉर्पोरेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का प्रोजेक्ट निकालेंगे। हाँ, राइट, ओके। And what is the criteria they look for, sir, generally for this I mean CSR? Like देखिए CSR की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, अगर बेसिकली हम लोग इसका अगर कॉन्सेप्ट समझें तो एक्सपीरियंस्ड एनजीओस को ही वो लोग देते हैं 1280G हो, ठीक है। ऑडिट जो टर्नओवर होता है एनजीओ का मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट होता है। अगर 50 लाख टर्नओवर है तब तो आप CSR की कैटेगरी में लाइन में खड़े हो सकते हो, वरना तो आप उस लाइन से ही बाहर हो, ठीक है। मिनिमम टर्नओवर क्राइटेरियाज भी होते हैं उसमें। उसके पीछे बस एक सिंपल सा रीजन है कि एक्सपीरियंस, वो चेक करते हैं कि एक्सपीरियंस है। इनकेस आप फर्जी लगा भी देते हो, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स वहां पे यूज कर भी लेते हो, तो वो लोग उस चीज को वेरीफाई करते हैं। ओके। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए CSR की केसेस में। So that we need to get experience in that sector, right? Yes, you can work with government projects, small government projects. You can start with. Yes. Okay. Right. So as of now, what are the projects available, sir, for this skilling related? Any projects as of now? Any ongoing there, like skilling related? Okay. If you want to go with skill projects, then you can check for NABARD. Okay. NABARD. Okay. इसके पीछे एक बस रीजन ये है ना कि जो UPSDM और आपका APSDM आता है, MPSDM आते हैं, ये सब हर एक स्टेट का अलग अलग स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है। वो अपनी स्टेट को ही एक्चुअली प्रमोट करने के लिए वो लोग स्कीम्स निकालते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है, एक स्कीम आती है हमारी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसमें वो पैन इंडिया के लिए होती है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल की स्कीम है, उसमें तो आप जा सकते हो स्किल के लिए। तो ये दो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ अगर कोई स्किल में जाना चाहता है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो बिगनर का मतलब कि 3 साल पुरानी एनजीओ 1 करोड़ का टर्नओवर, वो बिगनर्स होते हैं स्किल में। ओके। स्किल डेवलपमेंट, मुझे लगता है शायद आप स्किल डेवलपमेंट इसलिए चूज करते हो क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आई थिंक। यस, यू आर राइट। तो अगर आप उन सेक्टर में भी वर्क करो तो हो सकता है आप और अच्छे लेवल पे ले जा सकते। आप जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से हैं, तो हाँ, तो वहां से मैंने देखा है कि जो एनजीओस हैं, बहुत सारी एनजीओस एक्टिव नहीं है करेंटली। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो, क्योंकि जितने कम कॉम्पिटिटर्स होंगे आप उतना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं अगर देखा जाए। यस, यू आर राइट। तो बहुत जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र है, यूपी है, तो यहाँ पे एनजीओस के बीच में कंपटीशन होता है। कह सकते हो कि वो ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो हम ये चलाएंगे, समझ रहे हैं ना। बट बहुत
जैसे अभी हम लोगों के साथ कुछ एनजीओ नागालैंड से जुड़े हुए हैं, तो इवन मुझे तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वहां पर भी कुछ एनजीओ अभी वर्क कर रहे होंगे, बट दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। ओके, तो उन लोगों को भी हम लोग सपोर्ट काफी करते हैं। लेकिन वहां पे कुल मिला के 10 या 12 एनजीओ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं पूरे नागालैंड में, है ना। ऐसे ही छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे इंग्लिश जी, तो वहां से भी मैंने देखा है कि एनजीओ अवेयर नहीं है। बिहार में भी एनजीओ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग चला रहे हैं वो उनको काफी ऊपर ले जा चुके हैं, अवेयरनेस है, जो लोग जान गए हैं वो काफी ऊपर उन चीजों को ले जा चुके हैं। बट एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं, टाइम लगता है ना, तो ऐसे ही एनजीओ होता है। आजकल क्या होता है ना, लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देख कर ये एनजीओ चला रहे हैं तो हम भी खोल लेते हैं। तो अभी थिंकिंग ये हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता है इसमें प्रॉफिट होगा। हम लोग जब अगर एनपीओ जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे जो जिनका मेन मकसद होता है यहाँ से कमाना, आप कैसे तो अर्न करना, जिनका मेन मोटिव ही है, वो लोग सच में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको रियलिटी में बताऊं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है नहीं भैया जो आ रहा है हम उसको लगा देंगे, और वो कुछ मेहनत करता है, ये सिर्फ सोचने से नहीं होता है, काम करना भी पड़ता है ना, वो करता है। वो मैंने रियलिटी में देखा है ऐसी बहुत सारी एनजीओ। अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो मोर देन 1000 एनजीओ मैं आपको भी नाम बता सकता हूँ। बट उन लोगों ने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और आज वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। क्राउड फंडिंग इन एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्राउड फंडिंग वी कैन डू लाइक रिलेटेड इन एजुकेशन? क्राउड फंडिंग तो पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मतलब आप कह सकते हो उसका सिलेबस ही पूरा अलग है। अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो काफी वो लेंदी होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको मैं बताऊंगा कि जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, आपकी एक संस्था है, आपकी एनजीओ है, वो देखिए क्राउड फंडिंग का मतलब होता है पब्लिक बेस्ड डोनेशन। उसका मतलब ये है जो छोटे जो पब्लिक से आप कलेक्ट करेंगे डोनेशंस, वो। अब क्या होता है ना क्राउड फंडिंग में, एग्जांपल में ले लेते हैं, आपको एक वृद्धाश्रम खोलना है, आप जा करके अगर लोगों को बताओ, पर्सनली जाओ, एक दिन में आप कितने लोगों को बता सकते हो कि मुझे वृद्धाश्रम खोलना है, इतनी डोनेशन आप मुझे दे दो? कितने लोगों से आप कह सकते हो एक दिन में, ये बताओ। मैक्सिमम वी कैन village we can cover per day. I mean we can cover a little bit of people. Yeah. How many pupils? Maybe in a village they will have 100 200 300 people. To some extent we can give them awareness. That's it. Yeah. Okay. मतलब हम लोग अगर कह सकते हैं तो 100 लोगों तक आप मैक्सिमम रीच कह सकते हैं। 100 लोगों तक अगर आप पर्सनली जाकर के मिलके बताओ एक एक को तो बता पाओगे। बट क्राउड फंडिंग एक ऐसा जरिया होता है कि आप एक दिन में 10, 20, 25 हजार लोगों तक को बता सकते हो अपना कॉन्सेप्ट। आपको बेनिफिट यही है कि मतलब एक मेजर आप कह सकते हो उस चीज को कि जो आप जा करके बता रहे हो, ऑफलाइन चीजें कर रहे हो, उन सबको ऑनलाइन कर लोगे। अभी पर्सनली जाओ, अगर 10 लोग भी आप लगाओ तो एक दिन में शायद 1000 लोगों से भी आप ना मिल पाओगे। फैक्ट मैं आपको बताऊं। और अगर आप वही तरीके को जो आजकल जो टाइम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है डिजिटल, उसी तरीके से आप करोगे तो मे बी वो 50,000 प्लस पर्सन्स को आप रीच कर पाओगे, अपना कॉन्सेप्ट बता पाओगे, है ना। तो वही क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब वहां पर अभी जाओगे तो 500 रुपए की डोनेशन मांगोगे आप, एक सिंपल मैं बात बता रहा हूँ। और क्राउड फंडिंग में क्या होता है, वो 51 रुपीज से डोनेट करके आपका सहयोग दे सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब लार्ज पॉपुलेशन से छोटे छोटे डोनेशंस लेके एक कॉज को, एक कैंपेन को रन करना। आपने वृद्धाश्रम के लिए चलाया, अनाथ आश्रम के लिए चलाया, गौशाला के लिए चलाया, उस चीज को कंप्लीट भी करना। डोनेशन तो आ गई, उस चीज को कंप्लीट भी करना, ताकि जिन लोगों ने दिया उनका फेथ बना रहे। वो ये ना कहे कि भैया कि ये एनजीओ ऐसे ही थी, पैसा लेकर के भाग गई। सर एनजीओ कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनके कारण उसको ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ता है? ओके, गलतियां पूछना चाह रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में अगर कोई एनजीओ है वो गलती करती है 100% वो गलती कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। देखिए उनकी पहली मेन मिस्टेक्स जो होती हैं उनके बारे में मैं यहाँ बता सकता हूँ। ऐसे गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, अगर मैं गिनाऊं तो 100 से भी ज्यादा हो जाएंगी। बट मेजर क्या होती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहली गलती होती है, बहुत सारी एनजीओ ITR फाइल नहीं करते, समझ रहे हैं आप जी। हमारे पास जो एनजीओ आते हैं डेली, जिनसे हम मिलते हैं, ठीक है, उनमें 100 में से जो 70 एनजीओ होते हैं उनके ITR ही नहीं होते। आप रेशियो समझ सकते हैं, 70-30 का है ना। फिर ऑडिट नहीं होता है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो सही से नहीं बनी होती है। सेकंड चीज,
वो लोग 12A80G और CSR जो जी। रजिस्ट्रेशन होते हैं ब्रांडिंग के लिए, कॉपीराइट, ISO, ट्रेडमार्क, इन पे कभी फोकस ही नहीं करते हैं। इसको वो लोग एक्सपेंस समझते हैं, वेस्ट ऑफ मनी। बट ये इन्वेस्टमेंट होता है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत जी। सारे एनजीओ हैं वो समझते जी। हैं कि अरे यार 12A80G लेकर के क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना? जी। हाँ, तो वो चीजें मेजर हैं, वो यही है कि वो ब्रांडिंग नहीं करते हैं अपनी एनजीओ की, लोगों तक रीच नहीं करते हैं। एक वेब, अगर आपको एक और मिस्टेक बताओ तो वेबसाइट नहीं मिलेगी आपको बहुत सारी एनजीओ की। आप लोगों की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, आपकी तो चलिए बन रही है, इंग्लिश जी की तो बन रही है, BN जी आपकी है? Yes, sir, I have website. Yeah. वेरी गुड। क्योंकि हाँ, आजकल लोग अवेयर नहीं है इन चीजों से कि वो अपनी वेबसाइट नहीं बनाते हैं, चीजों को आप अगर बनाते भी हैं तो उसे कभी अपडेट ही नहीं करते हैं, उसमें पता नहीं कहाँ की भाषा लिखी रहती है, समझ ही नहीं आता है, वो डेवलपर से कभी उसको अपडेट ही नहीं कराते हैं। Sir, one more question I want to ask regarding this. Some people are filing nil returns every year. Is there any advantage of that or no use? देखिए, अगर आप नील की बात कर रहे हैं तो जो एनजीओ होते हैं वो क्या है, NPOs है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब Yes. जो आया वो चला गया। Yes. जो आपके पास डोनेशन आई वो आपने सोशल वेलफेयर के वर्क के लिए लगा दिया, आपकी इनकम कितनी हुई? 0। Right. इनकम 0 है, Zero. तो Yes, आप yes. इनकम टैक्स को नील पे फाइल कर सकते हो, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। So there is no any problem for that. I mean, No issue. generally some people are doing just nil returns. That's why I'm asking. हाँ, नील रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि इनकम उसमें टर्नओवर 0 है, टर्नओवर Yes, yes. टर्नओवर है। तो आपका हुआ, बट जो इनकम है वो 0 की आपने। इनकम इज अ Right. डिफरेंट थिंग, टर्नओवर इज अ Okay. डिफरेंट थिंग। जी Okay. Sir, in an organization, I mean, maybe society or anything, we can have, I mean, no profit motive, okay. But minimum how much we can have that profit motive? I mean, to some extent for running expenses. फॉर we need some- एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव Yes, yes. प्रोग्राम्स यू कैन से। ओके, Yeah, yeah. देखिए अभी बहुत सारी जो स्कीम्स आती है ना उनमें अमेंडमेंट भी हो रहा है कि वो कहते हैं कि 20 से 25% तक आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा सकते हो, कर सकते हैं. है ना? और Right. FCRA में भी 20% का एक्सटेंट दिया हुआ है Okay. फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी, क्योंकि देखिए So- अगर आप अगर आप एक संस्था चला रहे हैं तो आप अपने पॉकेट से तो उसके एक्सपेंसेस बेयर नहीं करेंगे ना। Yes, तो yes. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट भी ये चीज जानती है, फंडिंग एजेंसीज भी ये चीज जानती हैं, तो वो ऑलरेडी इतना आपको रिलीफ देते हैं कि 20-25% आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए भी ले सकते हो। Use कर सकते हैं. हम कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टिंग में कहीं से पिकअप से सामान पहुंचा दिए, कहीं ऑटो का यूज कर लिए, या कहीं पर कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर सब्जियों का खर्च हुआ है लेकिन उसका बिल नहीं है, तो उसको कैसे करें सर ताकि वो शो कर सकूं कि मैं ऐसा खर्चा किया हूँ? देखिए बहुत सारे होटल्स हैं सर, होटल में समझ भी गए, हम समझ करते गए। हैं तो उसका बिल वो दे नहीं पाते। हाँ देखिए उसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। अगर आप सब्जी लेने जाते हो, मार्केट जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, या आपने कहा फॉर एग्जांपल फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है, आपने जो चीजें खरीदी है आपने कन्वेंस यूज किया, जी। ऑटो वाले से तो आप बिल नहीं मांगोगे ना कि 10 रुपए का मुझे बिल दे दो, नहीं देगा ना वो। तो देखिए जब आपके ये एक्सपेंसेस होते हैं ये आप अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद जब आपका ऑडिट बनता है, जब बैलेंस शीट्स बनती हैं, तो वहां पे मिसलेनियस और TADA यानी डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए कॉलम बना हुआ होता है, उसको आप वहां मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके। बट आपके पास वो रिटर्न चीजें होनी चाहिए कि इतना मैंने एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत लंबा समय दिए आप। ठीक है, Nice, sir. Nice speaking to you. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable time. Thank you. चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। ओके।